हेलो स्टूडेंट्स। नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों, तो उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे पहुंच चुके हैं हम। चलो देखते हैं सवाल में क्या बोला है। ए ट्रांसपेरेंट क्यूब कंटेन्स ए स्मॉल एयर बबल। इट्स apparent distance is 2 centimeter when seen through one face and 5 centimeter when seen through other face. If the refractive index of material of the cube is 1.5, the real length of the edge of the cube must be। देखो, इस टाइप का सवाल आप पहले भी कर चुके हैं। करते हैं, चलो दोबारा से। मान लीजिए मेरे पास ये एक क्यूब है, बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक छोटा सा बबल है, होगा कहीं, मान लो यहां है, ठीक। अब अगर हम उसको इधर से देखते हैं, वन फेस से, हमारी आंखें इधर है, ठीक है, तो वो हमें 2 सेंटीमीटर पे दिखाई देता है। मान लो उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस x है, पर दिखाई हमें थोड़ा सा अपने पास को देगा। ये आपको बताया भी था हमने, ठीक है। ये होती है उसकी ओरिजिनल डेप्थ और दिखाई देगा वो हमें अपरेंट डेप्थ पे। ऐसे ही अगर हम उसको इस साइड से देखते हैं, इधर से, मान लो उसकी ओरिजिनल डेप्थ यहां से यहां तक की ये y है, लेकिन दिखाई हमें वो अपने पास को देगा, मान लो यहां देगा। तो इधर से देखने पर उन्होंने कहा 5 सेंटीमीटर पे दिखता है, 5 पे। तो एक तरफ से 2 सेंटीमीटर, एक तरफ से 5 सेंटीमीटर, शायद आप लोगों के याद भी आ गया हो। अब अपरेंट डेप्थ का क्या फॉर्मूला होता था। मान लो कोई बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, पानी की हाइट h है या डेप्थ d है, नीचे कोई कॉइन पड़ा है लेकिन वो दिखाई देगा थोड़ा ऊपर, तो ये आ जाती थी उसकी अपरेंट डेप्थ, h अपरेंट कह लो। तो इसका फॉर्मूला होता था h अपरेंट का ओरिजिनल डेप्थ और बटे में म्यू। तो ऐसे ही यहाँ इसकी ओरिजिनल डेप्थ तो x है, अगर हम इसको राइट साइड से देख रहे हैं, लेकिन दिखाई ये 2 सेंटीमीटर पे दे रहा है, मतलब ये है इसकी अपरेंट डेप्थ x बटे म्यू। ऐसे ही इसकी ओरिजिनल डेप्थ इधर से है, तो ये पूरी y यहाँ से यहाँ तक y है, लेकिन दिखाई ये कहाँ पे दे रहा है हमको, 5 सेंटीमीटर पे, मतलब ये हो गई y बटे म्यू। ये हो गई इसकी अपरेंट डेप्थ। तो दोनों तरफ की अपरेंट डेप्थ आ गई। क्या x और y, मतलब दोनों तरफ से, आप उसको राइट साइड से देख लो, लेफ्ट साइड से देख लो, दोनों तरफ की आ गई। तो एक तरफ से x बटे म्यू की वैल्यू है 2 और दूसरी तरफ से y बटे म्यू की वैल्यू है 5। अगर हम इधर से मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो x बराबर 2 म्यू आ जाएगा, और इधर से भी म्यू की मल्टीप्लाई कर ले तो y बराबर 5 म्यू आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दें, x प्लस वाई बराबर 7 म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दिया हमने। यही तो चाहिए थी, यहां से यहां तक ये टोटल लेंथ कितनी है क्यूब की, यही तो चाहिए थी, यही तो पूछा था। लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब मस्ट बी, तो x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो आंसर हो गया 7 म्यू। 7 म्यू की वैल्यू रख दो यहाँ से 1.5, 1.5 को 3/2 लिख सकते हो आप, 3/2। तो 3/2 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करके 21/2 आ जाएगा बच्चों। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर आ गया। मेरे ख्याल से सी ऑप्शन हो गया। आसान सवाल था, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। क्या दिया है इसमें, इन्होंने कहा रेनबोज आर फॉर्म्ड बाय। रेनबो किससे बनते हैं, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन, सेकंड ऑप्शन रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इंटरफेरेंस ओनली। तो ये पूछा है कि ये किससे बनते हैं। आपको क्या लग रहा है, मुझे तो पता है, पर आप बताओ।
ये बनते हैं डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। देखो होता क्या है, हमारे पास जब व्हाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म में से, प्रिज्म के ऊपर हम व्हाइट लाइट डालते हैं, वैसे अब ये हमारे सिलेबस से गायब हो गया, लेकिन हुआ क्या कि इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आ रहा है ऑप्शन में, तो इसलिए मैं आपको ये सवाल बता रहा हूं। जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे डालते हैं तो वो व्हाइट लाइट के अंदर ना 7 वेवलेंथ, मतलब 7 कलर होते हैं। तो वो जो 7 कलर है वो उनमें अलग अलग घूम जाती है इस तरीके से, विबग्योर, जिसको आप कहते हो विबग्योर। तो वो इस तरीके से घूम जाती है। तो अब जब आप ना रेनबो बनते हुए देखते हैं, वहां पे भी पता क्या हो रहा है, आसमान में भी, स्काई में भी हमारे व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट है। अब व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट की वजह से, पर सर प्रिज्म कहाँ है, वहां प्रिज्म नहीं है, वहां है ड्रॉप्स। जो ड्रॉप्स होती है ना, वो उनकी शेप कुछ ऐसी हो जाती है जब वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करती है, तो वो ना प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, वो जो ड्रॉप्स है। तो उन ड्रॉप्स में से निकलने के बाद व्हाइट लाइट ना अलग अलग कलर में टूट जाती है। इस फिनोमिना को कहते हैं डिस्पर्सन। अलग अलग कलर में टूटना, इसको कहते हैं डिस्पर्सन, विबग्योर बोलते हैं आपको जिसको, ठीक है। तो विबग्योर में अलग अलग कलर्स में टूट जाती है, तो हमें रेनबो दिखाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो पानी की ड्रॉप्स हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, वो बिहेव कर रही हैं प्रिज्म की तरह, ठीक है। तो वहां पे डिस्पर्सन हो रहा है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए क्योंकि वो आपको एक कर्व शेप में नजर आएगा। तो ड्रॉप्स में से निकलने के बाद वो दूसरी ड्रॉप में जाता है, मतलब पानी से बाहर नहीं निकलता है, वो ड्रॉप्स के अंदर चलता रहता है, तो कर्व शेप में चलता हुआ दिखाई देता है आपको। तो वहां पे बनता है बच्चों रेनबो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आ गया इसमें, ठीक है। ये आपको बस नॉलेज होनी चाहिए इसकी कि होता कैसे। वैसे पूरा फिनोमिना वगैरह कुछ नहीं है हमारे सिलेबस में, डिस्पर्जन भी नहीं है हमारे सिलेबस में, तो लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है इसमें, इसलिए मैंने ये सवाल रखा, वरना मैं इसको ना कराता। चलो आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें दिया है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √3। कोई प्रिज्म है, इसके मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 दे रखा है, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम निकालना है। देखो भाई आपको एक बात बताएं, प्रिज्म का एंगल तो सर दिया नहीं। जो आप नॉर्मली मार्केट में प्रिज्म लेने जाते हैं तो सबसे ज्यादा मिलता है आपको इक्विलेटरल प्रिज्म, इक्विलेटरल प्रिज्म। अब इक्विलेटरल प्रिज्म के हर एक एंगल 60 होता है, मतलब 60 डिग्री का एंगल होता है, तो हम तो वही मान के करेंगे इसको, क्योंकि दिया तो इन्होंने है नहीं। तो प्रिज्म का एंगल हम 60 डिग्री मान के करेंगे जो मार्केट में हमें मिलते हैं। अब वहां पे डेल्टा एम निकालने के लिए मिनिमम एंगल डेविएशन का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2 बटे में साइन a/2। अब उठा के यहाँ ए की जगह, ए है प्रिज्म का एंगल, डेल्टा एम है आपका मिनिमम डेविएशन, ये निकालना है। म्यू की वैल्यू है √3 रख दो, √3 बराबर साइन डेल्टा एम चाहिए प्लस ए हो गया 60 बटे में 2, और बटे में साइन 60/2। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा √3, ये हो गया साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 बटे साइन 60/2, ये हो गया 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 इक्वल्स टू इधर जाके ये हो गया √3/2। अब √3/2 साइन में वैल्यू कहाँ होती है 60 की, साइन साइन हट जाएंगे तो डेल्टा एम प्लस 60/2 बराबर 60। इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, डेल्टा एम प्लस 60 बराबर 120, तो डेल्टा एम बराबर 60 डिग्री। लो जी,
ये आ गया इसका मिनिमम डेविएशन 60 डिग्री। आसान सवाल था, पर हाँ बस अगर आपको प्रिज्म का एंगल ही ना पता हो तो आप इसको कर नहीं सकते। आपको खुद सोचना है, बाय डिफॉल्ट अगर वो कुछ ना दे तो प्रिज्म के एंगल को आपको 60 डिग्री मान लेना होता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ते हैं जरा क्या कहा। ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। देखो बच्चों, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब उसकी एक सरफेस प्लेन है और एक तरफ से सरफेस कॉन्वेक्स है। ठीक है, इसका जो म्यू दे रखा है वो 1.6 दे रखा है और रेडियस इसकी 60 सेंटीमीटर दे रखी है इधर की। तो R1 हो गई 60 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ से प्लेन है तो उस तरफ से उसकी रेडियस हो गई इन्फिनिटी। प्लेन सरफेस की रेडियस इन्फिनिटी होती है। फोकल लेंथ निकालो। फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद करो, 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। फोकल लेंथ म्यू 1.6 माइनस 1, 1/R1, R1 है 60, वो भी प्लस 60, क्योंकि इस सरफेस का जब इसे पूरा करोगे ऐसे देखो गोल गोल, तो इसका जो सेंटर आएगा वो राइट साइड में आएगा, तो इसलिए ये प्लस 60 राइट साइड में। भाई इधर तो प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो राइट साइड में प्लस है क्योंकि इसका सेंटर राइट साइड में है। और प्लेन सरफेस का इन्फिनिटी हो गया R2, 1/इन्फिनिटी होता है 0, 1.6 माइनस 1.6 बचा और इनटू में 1/60 बचा, ये तो 0 हो गया। पॉइंट हटाया, 10 लगाया नीचे, 6 से 60 को काटा तो 10, 1/100 हो गया। तो 1/f बराबर 1/100, तो f बराबर आ गया 100 सेंटीमीटर। f बराबर आ गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर बन गया हमारा 100 सेंटीमीटर। एकदम इजी, कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं बच्चों सवाल क्या कहा है। A luminous object is placed at a distance of 30 centimeter from the convex lens। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, बना देते हैं भाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसके सामने ये बन गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ रखा है ये ऑब्जेक्ट। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसके सामने जो ये ऑब्जेक्ट रखा है ये कितनी दूर रखा है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इधर बनेगी, सीधी सिंपल सी बात है। तो इसमें से लाइट रेज ऐसे निकलेंगी और यहाँ पे आती हुई मिलेंगी, यहाँ पे आके कहीं मिलेंगी। कितनी दूर मिलेंगी पहले ये निकाल लेते हैं, इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला लगा लो पहले, पता चल जाए कि कितनी दूर बन रही है, कहाँ बन रही है इसकी इमेज। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v, v हमें निकालना है, 1/u माइनस 30, 1/f प्लस 20। इसे इधर लेके आओ, 1/v बराबर 1/20, ये इधर जाके ये प्लस हो रहा है देखो, माइनस माइनस प्लस, उधर जाके फिर माइनस, 1/30। 60 ले लो इसका एलसीएम, 3 माइनस 2 तो 1/60, तो 1/v, तो v बराबर 60। इसका मतलब जो इसकी इमेज बननी चाहिए वो कहाँ बननी चाहिए, 60 पे। तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से हुआ क्या है, अब ये कह रहे हैं कि इसमें इमेज बनने से पहले देखो यहाँ से बोलते हैं, ऑन दी अदर साइड ऑफ लेंस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितनी दूर एक कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर placed in order to have upright image of the object coincide with it।
इसका मतलब कहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर रखें, देखो यहाँ पे रख दिया मान लो हमने, इस तरह से रखना है। ये है कॉन्वेक्स मिरर, लेंस से कितना दूर कॉन्वेक्स मिरर रखें ताकि उसकी इमेज वहीं पे बनती हुई फील हो जहां पे वो ऑब्जेक्ट रखा है। मतलब देखो ये लाइट रे इधर से आ रही है, इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है, इधर से लाइट रे ऐसे आ रही है, बीच में आ गया मिरर। अब ये लाइट रे आगे नहीं जाएंगी, आगे तो ये जाती हुई बस फील होंगी। तो ये जो आई है ये इस मिरर के लिए किसका काम करेगा, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं जहां ये ऑब्जेक्ट है वहीं पे इसकी इमेज बन जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसकी इमेज बनती है। अब देखो यहाँ पे अगर इसको ये माना जाए कि ये आई जो है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो यहाँ से लाइट रे आएगी और इसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। तो जहां पे लाइट रे आती हुई मिलती हुई फील होती है वहां पे आई होता है, और फिर उसी रास्ते से जाती हुई फील होती है तो वहां पे भी इमेज इमेज बनती है। तो आई इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और आई डैश इसकी इमेज भी यहीं की यहीं बनेगी, सी पे आई डैश ये बनेगी इसकी इमेज। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी इमेज अगर यहीं बने तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको सी पे रखना होगा, मतलब ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर मिरर की। तो इसका मतलब ये मिरर कहाँ रखा होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ऐसी जगह रखो जहां इसकी आई से जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हो। अब इन्होंने पूछा है कि ये बताओ कि उसको कहाँ रखे, लेंस से कितनी दूर रखें। तो लेंस से ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमें इसकी। क्या हम इसको बता सकते हैं? बिल्कुल आसान है। देखो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 60 थी, 10 ये वाली हो गई, तो 60 में से 10 गया तो ये कितनी बची, 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 60 माइनस 10। भाई 60 तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी है ना, देखो जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ, 60 में से ये वाली माइनस कर दो जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ 10, तो ये बची लेंस के और मिरर के बीच की डिस्टेंस, 60 माइनस 10 बराबर 50 सेंटीमीटर। ये है डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर, मिरर के और लेंस के बीच की डिस्टेंस हो गई बच्चों, ठीक है, समझ आ गई। ये हो गया जी आपका आंसर। आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ हमारे पास मिरर में ऐसा केस होता है कि जहां पे उसकी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है वहीं पे उसकी इमेज बन जाए, और वो होता है सी। देखो मैं करके भी दिखाता हूँ आपको एक और में। जैसे आप ये वाला मिरर ले रहे हो, कौन सा था, कॉनकेव मिरर, सी पे ऑब्जेक्ट रखो, लाइट रे जाएगी, जिस रास्ते पे जाएगी उसी पे वापस आ जाएगी, इधर जाएगी, जिस रास्ते पे जाएगी लौट के उसी पे वापस आ जाएगी। तो यहीं पे ऑब्जेक्ट रखोगे और यहीं पे इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो मिरर में ऐसा होता है, कॉन्वेक्स में भी हो रहा है, कॉनकेव में भी होता है। तो मिरर में जिस पॉइंट पर आप ऑब्जेक्ट रखते हो उस पर उसकी इमेज बन सकती है बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने इस सवाल को किया, पर सवाल ये अच्छा था, ठीक है, बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं इसको। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो तो कर ही दोगे आप, बाकी कल मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहो, सिलेक्ट अपने आप हो जाओगे। चलिए कल मिलेंगे।